बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मीडिया की आज़ादी के दावों का भांडा फूट गया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत ने मरियम नवाज के हुक्म पर 92 न्यूज़ के इश्तिहार बंद किए गए। सामने आने वाली एक ऑडियो में मरियम नवाज को ये कहते सुना जा सकता है कि 92 न्यूज़ समेत 4 चैनल्स को इश्तिहारात न दिए जाएं। लीगी नायब सदर ने इस ऑडियो की तस्दीक भी कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए मरियम नवाज ने एतराफ़ भी कर लिया। इश्तिहारात रोकने वाली ऑडियो उन्हीं की है, ये उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मरियम नवाज का 92 न्यूज समेत 4 न्यूज चैनल्स के इश्तहार रोकने का एतराफ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर के पूछने पर कहा, जी हाँ, इश्तहारात बंद करने से मुतालिक ऑडियो टेप उनकी है। एक मिनट आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, मरियम नवाज ने जुर्रत के साथ सच बोला। ये पुरानी वीडियो है। मरियम नवाज की गुफ्तगू पार्टी इश्तहारात से मुतालिक थी। पार्टी इश्तहारात से मुतालिक फैसला पार्टी ही करती है, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं। इस तरह तूफान बर्पा करके असल मामले से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। मरियम नवाज का एतराफ सामने आने के बाद सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने किस हैसियत से इश्तहारात रोकने का हुक्म दिया, क्योंकि उनके पास तो कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा। ऑपोजिशन की लूज बॉल पर हुकूमत को छक्का लगाने का मौका मिल गया। 92 न्यूज़ समेत 4 चैनल्स के इश्तिहार रोकने का एतराफ़ सुनने थी। हुकूमत ने मरियम नवाज के खिलाफ तहकीकात का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज ने मनपसंद चैनल्स को 10 अरब रुपए दिए, इनके खिलाफ FIA का केस बनता है। हम्माद अजहर ने कहा, इश्तिहारात को हथियार बनाकर मीडिया को कुचलने की इजाज़त नहीं देंगे। मरियम नवाज की जानिब से चैनल्स के इश्तहारात रोकने के एतराफ़ पर हुकूमत का सख्त रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है, मरियम नवाज का एतराफ़ FIA के तहत जुर्म बनता है। सरकारी रकम के इस्तेमाल में किसी प्राइवेट शख्स के इख्तियारात कैसे इस्तेमाल हुए, सरकारी फंड्स को हैंडल करना संगीन जुर्म है। इस मामले की संजीदा तहकीकात होंगी। मरियम नवाज ने अपने मनपसंद चैनल्स को 10 अरब रुपए दिए, मुखालिफ सहाफ़ियों को सजाएं दी। मरियम नवाज के आज का जो एतराफ़ है, बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर गैर इखलाकी तो है ही, ये गैर कानूनी भी है। एक प्राइवेट शख्स की तरफ से ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। ये एक गोरख धंधा जो मीडिया का यहाँ पे खेला गया, उसकी सबसे बड़ी शहादत जो है वो आज हमारे सामने आई है। 10 अरब रुपया मरियम नवाज ने अपने मनपसंद चैनल्स को बेचा। ये जो मामला है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, नून लीग अपनी जायदादों का हिसाब और मनी ट्रेल देने की बजाय इस सिलसिले को रोकना चाहती है। नून लीग के पास शवाहिद हैं तो अदालतों में पेश करें। केस इस वक्त हाई कोर्ट के 2 जजेस सुन रहे हैं, वो मेरिट के ऊपर सुन रहे हैं। आपकी जो एविडेंस है आप वहाँ पे ले जाएं। पब्लिक मनी की जो मिसअप्रोप्रिएशन है, ये क्रिमिनल केस है, एक्सेप्टेड क्रिमिनल केस है। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि आजकल जिस तरह ऑडियोज और वीडियोस को तोड़ा और जोड़ा जा रहा है, ये मरियम नवाज के मीडिया सेल का ही तरीका वारदात लगता है। ये जो ऑडियोज को तोड़ा जोड़ा जा रहा है, हमारा ये सवाल है कि क्या ये इसका भी सुराग उस मीडिया सेल के साथ तो नहीं जाके लगता जिसको मरियम नवाज साहिबा हैंडल कर रही थी? तरीका वारदात तो उसी मीडिया सेल का लग रहा है, कोई ज्यादा उससे मुख्तलिफ नहीं लग रहा। तो ये भी, इस पे भी बातचीत होनी चाहिए कि एक साबिक वजीर आजम की बेटी लेट सपोज बरतानिया में खड़े होकर कहती है कि हाँ, मैंने इश्तिहारात को इस्तेमाल किया है मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आज वो सारा खानदान जेल में जा चुका होता। हम्माद अजहर का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि इश्तहारात को हथियार बनाकर मीडिया को कुचला जाए। हम तमाम हकायक आदादो शुमार के साथ कौम के सामने रखेंगे। 92 न्यूज़ समेत 4 चैनल्स के इश्तिहारात रोकने के अहकामात मरियम नवाज ने एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ी बरादरी के मुआशी कातिल पर PFUJ ने मरियम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का 92 न्यूज़ समेत 4 न्यूज़ चैनल्स के इश्तहारात रोकने का एतराफ़। आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मरियम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। सदर PFUJ GM जमाली ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, नून लीग की जानिब से अपने मुखालिफिन के चैनल्स और एंकर्स को दबाने के लिए साजिशें की जाती रही। हम तो माजी में भी ये कहते रहे हैं कि हुकूमत कोई भी हो, हमेशा उनको आज़ादी इजहार, आज़ादी राय अच्छा नहीं लगता, और उसके हथकंडे, सबसे बड़ा हथकंडा यही होता है कि हुकूमत के जो पब्लिक मनी जिसको हम कहते हैं, उसका बेदरेज इस्तेमाल करके अपने मुखालफिन के जो चैनल्स होते थे या जो एंकर्स होते थे या मीडिया हाउसेज होते थे, उनको दबाने के लिए साजिशें की जाती थी। तो हम इस सिलसिले में बिल्कुल अदालत से रजू करेंगे। सेक्रेटरी जनरल राना अजीम का कहना था कि तमाम इंटरनेशनल तंजीमों और बार्स को मरियम नवाज के एतराफ से मुतालिक खत लिखेंगे। मरियम नवाज ने सहाफियों का मुआशी कत्ल किया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। कायदा इस पे फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन दायर करेंगे, खत लिखेंगे चीफ जस्टिस साहब को कि देखें, एक पाकिस्तान की आज़ाद मीडिया, पाकिस्तान का आज़ाद मीडिया जिसके लिए सब कोशिशें कर रहे हैं, उस आज़ाद मीडिया के खिलाफ साजिश जो मरियम नवाज ने की, उनकी जो ऑडियो आई, ऑडियो पे इकबाल आज उन्होंने इतराफ़ कर लिया। इतराफ़ का मतलब है इकबाल जुर्म कर लिया। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एतराफ़ किया कि इश्तहारात रोकने से मुतालिक वायरल होने वाली ऑडियो उन्हीं की है, जिसमें 4 न्यूज़ चैनल्स को इश्तहारात देने से रोकने के अहकामात जारी किए गए हैं। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में PTI नॉर्थ वेस्ट UK की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का हक मिलने पर बरतानिया में पहली ऑफिशियल तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में PTI कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब का मजीद हवाला जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में PTI नॉर्थ वेस्ट UK की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिलने पर बरतानिया में पहली ऑफिशियल तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी PTI UK असलम भुट्टा, वुमेन सेक्रेटरी UK ताहिरा मोहम्मद, डिप्टी सेक्रेटरी OIC नासिर मीर समेत बड़ी तादाद में PTI कारकुनान ने शिरकत की। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग के हक का बिल मंजूर होने पर नॉर्थ वेस्ट बरतानिया PTI के ओहदेदारों और कारकुनों ने खुशी में केक काटा और वोटिंग का हक मिलने का जश्न मनाया। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी UK असलम भुट्टा, डिप्टी सेक्रेटरी OIC PTI नासिर मीर, वुमेन सेक्रेटरी UK ताहिरा मोहम्मद, नॉर्थ वेस्ट के सदर आसिफ भट्ट, जनरल सेक्रेटरी वकास जावेद और दीगर का कहना था PTI UK के मेंबरान और ओहदेदारान ओवरसीज को वोट का हक मिलने पर बहुत खुश हैं। इमरान खान ने जो वादा किया वो पूरा कर दिखाया। मीडिया से बात करते हुए शुरका का कहना था कि आज हम बहुत खुश हैं और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ओवरसीज वोटिंग राइट ये साल से हमारा एक मुतालबा था, और इमरान साहब ने वादा किया था कि जब भी मैं इक़्तिदार में आया मैं ओवरसीज़ को वोटिंग राइट ज़रूर दिलवाऊंगा। हम उनके शुक्रगुजार हैं और PTI गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ओवरसीज़ के वोट को वैल्यू किया, और इससे हमारे जो रवाबत हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मुस्तहकम होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट मिलने से सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, और आज नॉर्थ वेस्ट की टीम ने एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और आसिफ भट्ट साहब और उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खान साहब ने ये कमिटमेंट की थी कि जब भी हमें मौका मिले और हम एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो ये हक आपको ज़रूर दिलवाएंगे, तो उसने अपने वादे को मुकम्मल किया। लेकिन खसूसी तौर पर जद्दोजहद जो थी, ये जितने भी हमारे इलेक्टेड बॉडीज़ हैं ओवरसीज़, सब की जो यानी इनकी कुर्बानियाँ हैं। 74 सालों में जो नहीं हो सका वो आज इमरान खान ने ये करके दिखा दिया कि उन्होंने अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने वादे पूरे कर रहे हैं, और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट दे के हक दे के उनका दिखा दिया है कि ही कैन डू एवरीथिंग। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक मिला है उसके लिए हम इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट हासिल करने के लिए, और हम बहुत खुश हैं, और हम हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इमरान खान साहब का, अपने प्राइम मिनिस्टर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ को सुना, और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने वोटिंग राइट्स दिए और उसको इम्प्लीमेंट किया। हमारा लीडर इमरान खान जो कुछ कहता है वो करके दिखाता है, और हम सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, और हमें बहुत खुशी है। हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर तरफ से सब लोग जो ओवरसीज़ वाले हैं वो बहुत खुश हैं कि ओवरसीज़ के वोट के राइट के लिए हमने अरसा दराज से जो हम कोशिश कर रहे थे, हमारे लीडर इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं,
ہماری دلوں کی جان بھی ہیں. انہوں نے وہ وعدہ جو اوورسیز کے ساتھ کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے. ہر حکمرانوں نے ہمیشہ کہا ہے, یہ صرف عمران خان ہے جس نے آ کے اس کو ووٹنگ رائٹس دی ہے. ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو 72 ایئرس کے بعد ووٹ کا حق دیا ہے. کسی نے وعدہ نہیں نبھایا. خان صاحب نے اپنے یہ بھی وعدہ پورا کیا ہے اور امید کرتے ہیں سارے وعدہ پورا کریں گے. پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ یو کے کی جانب سے جنرل سیکرٹری یو کے اسلم بھٹا, وومن سیکرٹری طاہرہ محمد, ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی پی ٹی آئی ناصر میر کو خصوصی شیلڈز پیش کی گئیں. تقریب میں شاہد چودھری, توحید اویس, آصف شاہد, نعمان بٹ, چودھری ظہیر عباس, محمد امجد, عدیل چودھری, سحر علی ننگم, مقدس مجید, شبانہ بیگم, چودھری زمان, چودھری طارق فتح سمیت دیگر نے خصوصی شرکت کی. راجہ واجد, 92 نیوز, گریٹر مانچسٹر. لیبر پارٹی ویسٹ برامج ہیڈ کوارٹر کے باہر لوکل الیکشن کے لیے 4 کونسلرز کو ڈی سلیکٹ کیے جانے کے خلاف مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں سکھ اور مسلم کونسلرز کے حمایتیوں نے لیبر پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی پر نسلی تعصب کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کونسلرز کو نسلی تعصب کی وجہ سے سلیکٹ نہیں کیا گیا. برمنگھم سے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ. برطانیہ میں لوکل کونسلر الیکشن مئی 2022 کے لیے لیبر پارٹی نے اپنے امیدواروں کی سلیکشن کرنا شروع کر دی. گزشتہ روز برمنگھم میں لیبر پارٹی ویسٹ برامج ہیڈ کوارٹر کے باہر لوکل الیکشن کے لیے 4 کونسلروں کو ڈی سلیکٹ کیے جانے کے خلاف مظاہرہ کیا گیا, جس میں سکھ اور مسلم کونسلروں کے حمایتوں نے لیبر پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی پر نسلی تعصب کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مسلم اور سکھ کونسلروں کو نسلی تعصب کی وجہ سے سلیکٹ نہیں کیا گیا, جس کے خلاف ہم سراپائے احتجاج ہیں. مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر واضح طور پر لکھا تھا کہ مسلم اور سکھ کمیونٹی نسلی تعصب کے خلاف متحد ہیں. اس دوران مظاہرین نعرے بھی لگا رہے تھے. اس موقع پر سابق ایم پی اور کونسلر سمیہ اختر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی کے اندر یہ نسلی تعصب نہیں تھا, لیکن ابھی نہ صرف سینٹ ویل میں ہے بلکہ ہر جگہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام موجودہ کونسلرز کے ساتھ ہے, جبکہ لیبر پارٹی ایگزیکٹو کے بعض ممبران نسلی تعصب کے باعث عوامی نمائندوں کو ڈی سلیکٹ کر رہے ہیں. There would seem to be certain elements within the Labour Party who are racist and have racist content against Muslims, I'm sorry to say, and that is being played out in Sandwell. Nationally, there is a move against certain Labour members who are of the Jewish religion as well, who are the wrong kind of Jews. We're all or was Labour Party members. It is an agenda driven by a small number on the National Executive Committee. I don't think the leadership of the Labour Party is aware of exactly what has been going on behind the scenes. It is essentially a personal agenda being driven by a clique of people who are conning the rest of the National Executive Committee into taking decisions which are profoundly embarrassing for the Labour Party. One female, myself, has been put up potentially for a ward which won't win. So again, where's the equality? I'm the only female and I've been put in a ward which I won't win. So I think they need to actually risk assess this and treat us equally. That's what we're asking for, and give us the equal opportunities to win these wards, because I'm a Bay member myself of the community. I'm from ethnic minority and I just want to represent the community, and that's what it's about. So I hope they can look at this and actually hold accountable those people that are making the wrong decisions. I've been deselected as a Labour Party councillor for standing in the May 22 elections this coming year in 2022. I was standing firstly in 2018 as a Labour Party councillor for St Paul's Ward. I was selected then as a councillor and there was no issues or concerns. Now when I did my interview this last Thursday, I've been told that I've been unsuccessful as a candidate for the Labour Party because apparently I don't understand my role as a councillor. So are they telling me that I was suitable for a candidate in the last 4 years, then I'm not suitable to stand as a candidate now? I see this as a potential racist attack, not just towards myself but my other 4 fellow councillors that have also been deselected. اس بارے میں لیبر پارٹی کے آفس میں ان کا موقف جاننے کے لیے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں کسی نے بھی آفس نہ کھولا اور نہ ہی احتجاج کرنے والے کونسلرز کی شکایتوں کے پیپرز وصول کیے۔ کریٹو ٹیم ایونٹس کی جانب سے ٹک ٹاکرز انٹرنیشنل ڈیجیٹل ایوارڈز کا پری شو ایسٹ لندن کے ایک مقامی ریسٹورانٹ میں منعقد ہوا۔ کریٹو ٹیم ایونٹس کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بڑے نام احمد بٹ اور فرحانہ مقصود نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات ایسٹ لندن سے سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان اور سوشل میڈیا کی تاریخ کے پہلے ٹک ٹاکرز انٹرنیشنل ڈیجیٹل ایوارڈز کا پری شو ایسٹ لندن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں انعقاد کیا گیا۔ لندن بھر سے مشہور ٹک ٹاکرز نے بھی شرکت کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عاصم یوسف اور سمرین چودھری کا کہنا تھا کہ اس قسم کے پروگرام کا مقصد نوجوانوں کی سوشل میڈیا پر خدمات کو سراہنا اور انہیں پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ پری شو کا مقصد 26 نومبر کو ہونے والے پہلے ٹک ٹاکرز انٹرنیشنل ایوارڈز کے بارے میں میڈیا کو آگاہی دینا تھا۔ معروف پنجابی گائک گیری سندھو اور ابرار الحق 26 نومبر کو اس ایوارڈز پروگرام میں پرفارم بھی کریں گے۔ تقریب میں پاکستانی فنکار احمد بٹ اور فرحانہ مقصود بھی شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا ٹک ٹاک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جن کو ڈراموں اور فلموں تک رسائی حاصل نہیں۔ ہم ہر اچھے کام کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں۔ ٹک ٹاک ایوارڈز ہونے والے ہیں، پاکستان سے بہت سے لوگوں نے اس چیز کے اندر کنٹریبیوٹ کیا اور لندن کے اندر اتنے خوبصورت وینیو کے اندر آئی تھنک دس از دا فرسٹ ایوارڈ آف اٹس کائنڈ، اور عاصم بھائی اور سمرین اینڈ آل دا کریٹو پیپل ٹیم ہیو ڈن امیزنگ ورک۔ میرے خیال سے ٹک ٹاک جب آیا تھا تو مجھے یہ لگا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی ایکسیس نہیں ہے ٹی وی تک اور وہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنا کوئی بھی ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں، تو ٹک ٹاک کو اگر پازیٹیولی لیا جائے اس میں بہت سے لوگوں نے بہت بڑا نام بھی بنایا اور ایز اے ٹک ٹاکر اسٹار وہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے۔ دیکھیے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال میں اسپیشلی جب سے پینڈیمک رہا تو سوشل میڈیا اسپیشلی جو ہے ان پرٹیکولر ٹک ٹاک نے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کیا، لوگوں نے اس پہ ٹک ٹاک اسٹار پائے اور اسپیشلی لوگوں کے جو دکھ کے غم کے لمحات تھے اس میں ٹک ٹاک نے کافی لوگوں کو ڈپریشن سے باہر نکالا، اور میں سمجھتا ہوں جو آنے والا دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ جہاں آج عاصم یوسف صاحب نے فرسٹ ایور جو ڈیجیٹل ٹک ٹاکر ایوارڈ ہے وہ یہاں اس کی ایک تقریب رکھی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں جو ڈیجیٹل ٹک ٹاکر ایوارڈ ہے یہ بہت بڑی اہمیت کا عامل ہے، کیونکہ آئندہ کا جو آنے والا دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے اور ڈیجیٹل کا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اینڈ بہت مزہ آ رہا ہے اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ فار دی ایونٹ بیکاز obviously so many stars are coming and I think it's going to be fantastic. Samreen and Asim they've done a phenomenal job. ٹک ٹاکرز لوگ ہیں جن کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہے، ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا اور بڑا اچھا یہ اسٹیپ ہے، اس میں اور کمیونٹی کے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں جن کو جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، اور لندن میں یہ پہلی دفعہ اس طرح کا ایونٹ جا رہا ہے۔ ایک نئی دنیا کریٹ کی ہے، اس میں نئے سٹارز لے کے آئے، تو آج کے جو ایونٹ ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے جو سٹارز ہیں ان کو سامنے لے کے آئے، ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو پازیٹیو وے میں اس کو جو ہے پروموٹ کیا جا سکے۔ یہ ایوارڈ ہمارا کرانے کا مقصد تھا کہ ہم نا جو کہہ رہے ہو جو سوشل میڈیا سٹارز ہیں ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے، ٹک ٹاکرز کو ریکگنائز کرنے کے لیے انہوں نے اتنا ہمیں انٹرٹین کیا ہے۔ بڑی اچھی چیز ہے۔ سب سے مین چیز ہوتی ہے کوئی بھی اچھا کام کیا جائے اس کی اپریسیشن، تو یہ جو ٹک ٹاک آج کل پوری دنیا میں یہ جو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کی محنت، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں عاصم کو اور ان کی ٹیم کو بڑی مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پری شو میں نفیس عرفان نے خوبصورت گانے گا کر سما باندھ دیا۔ تقریب میں میئر آف ایلنگ منیر احمد، آئی بی پی سی کے چیئرمین رضوان سلہریہ، پی ٹی آئی رہنما عامر خان، مشیر پنجاب حکومت عاطف چودھری، شاہد حسین سمیت دیگر اہم لوگ بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے ایونٹ کے قیام کو خوش آئند کہا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی جرمنی کے زیر اہتمام جامع مسجد فیضان مدینہ آفن باغ میں بسلسلہ بڑی 11ویں شریف محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیا گیا، جس میں یورپ بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ مزید تفصیلات اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں۔ تنم فرسودہ جا پارا زہجراں یا رسول اللہ۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی تحریک دعوت اسلامی گلی گلی نگر نگر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور UK میں دعوت اسلامی کے مراکز دین اسلام کی روشنی پھیلانے میں مصروف عمل ہیں۔ بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں جامع مسجد فیضان مدینہ آفن باغ میں محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیا گیا، جس میں UK اور یورپ بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بابرکت محفل کا آغاز کیا گیا۔ داتو سونا خیال کملی والیا، خیال کملی والیا۔
पाकिस्तान से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए हुए दावत इस्लामी के रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान अफरोज खताब किया, जिसमें आपने हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी की सुहाने उम्री पर तफसील के साथ रोशनी डाली। अपने खिताब में रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी ने कहा, 15 साल तक हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोजाना कुरान पाक खत्म किया और इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। औलिया कराम से मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि न्याज और यारमी पकाएं और खिला दें, बल्कि नमाज पंजगाना को भी अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाना होगा। गौस पाक 15 साल तक रोज पूरा कुरान पढ़े और 11वीं मनाने वाले को कुरान पढ़ने ही ना है, पढ़े तो बाकी बात पढ़ना भी नहीं आता। ये तो ज्यादती है, ये कैसी मोहब्बत है आपको गौस पाक से? गौस पाक से मोहब्बत का नाम नारे लगाना है, मंतबत पढ़ना है, बस लंगर खाना है। ओ भाई अब नियाजी हैं मगर पहले नमाजी हैं। अगर वाकई फैजान औलिया चाहिए तो नमाज पढ़ें। दुआ के बाद शुरा ने रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी से मुलाकात की। इस मौके पर 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए हाजी अब्दुल हबीब अतारी और दीगर शुरा ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। महफिल के इख्तिताम पर जामिया मस्जिद फैजान मदीना के इमाम कारी इरफान मदनी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में अकायदो जहां खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद इस्लाम के नजराने पेश किए। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के तलबा की सफारत खाना पाकिस्तान वाशिंगटन DC आमद। उन्होंने सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान से मुलाकात की। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान का अपने खिताब में पाकिस्तानी सफ़ीर ने पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और खारजा पॉलिसी और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के तलबा की सफारत खाना पाकिस्तान वाशिंगटन DC आमद। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान से मुलाकात। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान का कहना था कि पाकिस्तान कदीम तरीन तहजीबों का वारिस है, जिनमें मेहरगढ़, वादी सिंध और गंधारा तहजीब शामिल है। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के अमरीका के साथ मजबूत इक़्तिसादी, समाजी, सकाफती और तलीमी रवाबत हैं। दोनों ममालिक ने गुज़श्ता 74 बरसों में आलमी जोग्राफियाई और सियासी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। सफ़ीर पाकिस्तान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका अफगानिस्तान और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं और इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी मौजूद है। अफगानिस्तान से अमरीकी निखला के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान छोड़ने के ख्वाहिशमंद हज़ारों अफराद को महफूज रास्ता फराहम किया। इनखला के हवाले से पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। मकबूजा कश्मीर पर बातचीत करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को यक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम उठाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी, मजलूम कश्मीरियों पर मजालम और इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक माहौल को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। आलमी बरादरी को इस हवाले से किरदार अदा करना होगा। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान का BBC वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि पाकिस्तान अफगान अवाम की मदद के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम उठा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में 5 बिलियन रुपए की साजो सामान समेत वीज़े के इजरा, इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी को मुमकिन बना रहा है। मज़ीद तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान का BBC वर्ल्ड न्यूज़ को इंटरव्यू। बरतानवी मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि अफगान अवाम के साथ साथ हम बैनुल अक़वामी अदारों और तंजीमों को भी मदद और सहूलियात दे रहे हैं। अफगान अवाम के साथ साथ पाकिस्तान ने भी इस जंग में बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। We have facilitated their movement. Those who need medical assistance are allowed to basically cross our border. We have facilitated the issuance of visas. We have provided humanitarian assistance worth 5 billion rupees. There is more in the works. We have actually sent in supplies. So we are doing, and not just that, we are also facilitating international humanitarian organizations, UN system agencies in terms of getting into Afghanistan and provisioning
humanitarian supplies to Afghanistan. सफीर पाकिस्तान का ये भी कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर सबसे ज़्यादा इमदाद और सहूलियात फराहम करने वाला मुल्क बन चुका है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में माशी तबाही और इंसानी अलमियों को रोकने के लिए फौरी इकदाम करना होंगे। डॉक्टर असलम मजीद खान का कहना था कि अफगानिस्तान में इतलात के मुताबिक अभी तक सिक्योरिटी के हालात मामूल के मुताबिक हैं और मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई की जानिब से सूबाई वज़ीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां असलम इकबाल के एजाज़ में ज़ोहराना तकरीब का एहतमाम किया गया। ज़ोहराने में बिजनेस कम्युनिटी समेत काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत पाकिस्तान से आए वफूद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देने के हवाले से पंजाब हुकूमत सरगर्म अमल है। सूबाई काबीना के अहम वज़रा और हुकाम इस वक्त अमारात में मौजूद हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई ने ज़ोहराने का एहतमाम किया। तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी के हवाले से पाए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तजारत में UAE डेस्क बनाया जाएगा। आप चाहते हैं तो UAE के लिए अलग इकनॉमिक जोन बनाने के लिए भी तैयार हैं। किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है तो हम उसकी ज़मीन को अलग स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई है, उनके साथ MOU साइन किया है कि उनका एक डेस्क जो है दुबई के हवाले से हम पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया है ताकि यहाँ से जो भी इन्वेस्टर पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम उनको प्रॉपर तरीके से डील कर सकें। कौंसल जनरल पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक रोल प्ले कर रही है। हम इससे ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी जो यहाँ पे मौजूद है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी। बिजनेस काउंसिल के सीनियर ओहदेदार मुस्तफ़ा हम्मानी, मोहम्मद इकबाल दाऊद, सुल्तान महमूद और नफीस अहमद का कहना था कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई का मकसद यही है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए राह हमवार की जाए। बिजनेस काउंसिल अपना काम खुश उसलूबी से कर रही है। इट्स एन आई ओपनिंग फॉर अस। उनकी जो कल की और आज की तकारीर से हमें पता चला कि किस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानियों के लिए और दीगर लोगों के लिए बिलखुसूस पंजाब में अवेलेबल है। मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए और दीगर सूबों को भी इसी तरह से एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का जो बेसिक एम ही ये है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ली जाए, पाकिस्तानियों को वहाँ एकोमोडेट किया जाए और जो पाकिस्तानी यहाँ आना चाहते हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पंजाब से इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्होंने काफ़ी इंकरेजमेंट दी है और काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है अबाउट इंडस्ट्रीज़ इन पंजाब और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है सबका, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पहली हुकूमत है कि जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अहमियत दी है, उनको स्टेटस दिया है, उनको फैसिलिटीज़ दी हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट खोले हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना बेहतरीन पेविलियन बनाया कि वी आर प्राउड ऑफ इट। ज़ोहराने में सूबाई वज़रा सानिया कामरान, CEO PBIT अरफा इकबाल ने भी शिरकत की। तकरीब के आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल दुबई और डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब की जानिब से तहाइफ और शील्ड्स का भी तबादला किया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में हल्का फ़िक्र फ़न की जानिब से अदबी नशस्त का एहतमाम किया गया जिसमें नामवर शुअरा इकराम की खदमात को सराहा गया। मज़ीद तफ़सीलात उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में हल्का फ़िक्र फ़न के अहदेदारों की जानब से इजलास का इनकाद किया गया जिसमें खुशबुओं की शायरा परवीन शाकर समेत जॉन एलिया और फैज़ अहमद फैज़ को याद किया गया। इन शुरा कराम के तख्लीक करदा अदब के बारे में इजहार ख्याल करते हुए हल्का फ़िक्र फ़न के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी, जनरल सेक्रेटरी वकार नसीम वामिक, नाज़िमुल अमूर डॉक्टर तारिक अजीज़ समेत दीगर शख्सियात ने कहा कि पाकिस्तान के तीनों बड़े नामवर शुरा कराम का नवंबर के महीने में इंतकाल हुआ। इनके जाने से अदब की दुनिया में जो खला पैदा हुआ है उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तकरीब के शुरा का कहना था कि हम इन नामवर शुरा कराम के तख्लीक किए गए अदब से हमेशा फैज़ याब होते रहेंगे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तजारत, इक़्तिसादी, साइंसी और तकनीकी ताउन का 7वां इजलास रूस के शहर एकानबर्ग में शुरू हुआ। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब खान की क़यादत में एक आला सतही वफ़द इस इजलास में शरीक है। इजलास 24 से 26 नवंबर तक जारी रहेगा। मज़ीद तफ़सीलात शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में देखिए।
पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, इक्तिसादी, साइंसी और तकनीकी तावन का 7वां इजलास शुरू हो गया। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर उमर अयूब खान की क़ियादत में आला सतह का एक वफ्द इस इजलास में शरीक है, जबकि रूसी वफद की सरबराही रूसी फेडरेशन के वजीर तवानाई कर रहे हैं। IGC के फ्रेमवर्क के अंदर मुतादद मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तावन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। IGCK के इजलास के बाद मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी वफद में तवानाई, तिजारत, रेलवे, तालीम, फूड सिक्योरिटी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इक्तिसादी अमूर की वजारतों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। आबी वसाइल, सिविल एविएशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SNGPL और मारी पेट्रोलियम के अहलकार भी वीडियो लिंक के जरिए इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।